कि करीब 6 करोड़ लोग भूख से मर गए। आज़ादी के बाद इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हालांकि इस पर कुछ सवाल भी हैं। करीब 150 साल पुरानी बात है। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस दौरान वहां काम कर रहे इंजीनियर्स को एक खंडहर मिला। खंडहर की ईंटें इतनी मजबूत थीं कि उनका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया गया। ईंटें 5000 साल पुरानी थीं। 1920 में इस खंडहर की खुदाई में एक सोच समझकर बसाया गया शहर मिला, जहां पक्की ईंटों की इमारतें, 2 मंजिला मकान, सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां मिलीं। इनकी सफाई के लिए मैनहोल बनाए गए थे। खुदाई में गहनों से लदी महिलाओं की कई मूर्तियां मिलीं। मोहनजोदारो से मिले विशाल स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये सभी अवशेष 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के थे, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोथल, मौजूदा गुजरात, से मिला बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता की बिजनेस एक्टिविटीज का सबसे बड़ा सबूत है। यह शहर पत्थर, शंख और मेटल से बनी चीजों का बिजनेस सेंटर था। यहाँ से मोहर, मनके बनाने के टूल और मनके मिले हैं। तब आज के ओमान से तांबा, ईरान अफगानिस्तान से टिन, कर्नाटक से सोना, गुजरात से कीमती पत्थर मंगाए जाते थे। मेसोपोटामिया हड़प्पा दूसरी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, इराक से भी इसके व्यापारिक रिश्ते थे। वहां मिले लेखों में हड़प्पा को नाविकों का देश कहा गया। यानी हो सकता है कि यहाँ समुद्र के रास्ते ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता रहा हो। इस सभ्यता के लोगों को टेक्नोलॉजी, साइंस, नाप जोख की भी अच्छी नॉलेज थी। वे तांबा और टिन को मिलाकर मिश्र धातु का अंसा बनाना जानते थे। 608 साथ ही फयोन्स, रेत के साथ रंग और ग्लू जैसा कुछ मिलाकर बनाया पदार्थ से बर्तन, मनके आदि बनाते थे। 2-3 हजार साल पहले लाखों की सेना सिकंदर भी बैरंग लौट गया। करीब 2300 साल पहले यूनान, ग्रीस में 20-22 साल का लड़का सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बनता है। उसे दुनिया जीतने की जिद थी। वो फारस, मिस्र, आर्मेनिया, असीरिया जैसे तमाम 4 इलाकों को जीतता हुआ भारत के करीब आ पहुंचा, लेकिन उसके सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। नदी पार उन्हें भारत के शासकों की विशाल सेना से लड़ना पड़ता। भारत उस समय 16 महाजनपदों, राज्यों में बटा था। इनमें सबसे बड़ा मगध था, जिस पर उस वक्त धनानंद का राज्य था। उनकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 3,000 युद्ध हाथी, 2,000 रथ और 2 लाख पैदल सैनिक थे। संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर में धनानंद के पास 99 करोड़ सोने के सिक्कों का जिक्र मिलता है। धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठे। उस समय मगध की सीमाओं में लगभग पूरा भारत समा जाता था। उनके पास 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 6 लाख पैदल सैनिक थे। एक सोचे 5-2 हजार साल पहले सोने के सिक्कों की करेंसी का चलन पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इससे विदेशी व्यापार में आसानी होती थी। मौर्य काल में भी हथियारों में लोहे और करेंसी के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग होता था। यूनानी व्यापारी विलियम एच शॉफ अपनी किताब पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन सी में लिखते हैं कि विदेशी व्यापारी मसाले खरीदने मालाबार तट, आधुनिक केरल, आते थे। यहां से मोती, हाथी दांत, रेशमी कपड़ों का भी व्यापार होता था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के मुताबिक भारत ने इजिप्ट को इतना सामान एक्सपोर्ट किया कि इजिप्ट का गोल्ड रिजर्व ही खाली हो गया था। 4वीं शताब्दी का गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी समय आर्यभट्ट ने पृथ्वी की रेडियस नापी और थ्योरी दी कि इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर बनाया। 400-500 साल पहले अकबर का रेवेन्यू ब्रिटेन की रानी से 64 गुना ज्यादा मुगलों ने भारत की आर्थिक संपन्नता को आगे बढ़ाया। 16वीं से 18वीं सदी के दौरान भारत ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका था। ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकबर के समय सरकारी खजाने में जमा होने वाला टैक्स और रेवेन्यू आज के 980 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं समकालीन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सरकारी खजाने में हर साल सिर्फ 1,333 करोड़ रुपए ही जमा होते थे। उस समय भारत में बना सामान यूरोपीय देशों में अमीरी की निशानी माना जाता था। कश्मीर से केसर, ऊनी शॉल, मेवे, बंगाल से अनाज, कच्चा रेशम, मलमल, शहजादपुर, इलाहाबाद से कागज, बयाना, आगरा से नील, गोलकुंडा से हीरे,
मालाबार से काली मिर्च और अन्य मसाले देश के दूसरे हिस्सों सहित विदेशों तक एक्सपोर्ट होते थे। सोने चांदी की आमद इतनी बढ़ गई कि फ्रेंच ट्रैवलर और औरंगजेब के डॉक्टर रहे फ्रांसवा बर्नियर ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा कि सोना और चांदी दुनिया के हर हिस्से में घूमने के बाद आखिर में भारत के भंडार में दफन हो जाता है। दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था बंगाल का मलमल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रो स्वेन बेकर्ट अपनी किताब एम्पायर ऑफ कॉटन ए ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं कि ढाका के मलमल से बने कपड़े पहनने का अधिकार फ्रांस में सिर्फ वहां के राज परिवार को ही था। किसी अन्य को पहनने पर सजा मिलती थी। ढाका का मलम दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। 1851 के आसपास इसकी कीमत 500 रुपये डेनिस लेक गज से 3,200 गज थी। यह कीमत आज के 7,50 लाख रुपए बेनिसक गज से आज 60,40 लाख रुपए गज के बराबर है। लखावर बिहार में बने कपड़े विदेशों तक भेजे जाते थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनाया जाता था। इसके लिए कच्चा माल बंगाल से आता था। राजस्थान से लोहा और तांबा, बिहार और सिंध से सॉल्ट पीटर और तटीय इलाकों से नमक का व्यापार होता था। 17वीं सदी के अंत में भारत आए फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर अनुसार सुख सुविधाओं के मामले में फ्रांस या इटली से कम नहीं था। 300-500 साल पहले मुगलों ने व्यापार का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रखा था। सड़कों की निशानदेही और दूरी जानने के लिए कोस मीनार बनवाई थी। नदियों पर पुल और घाट बनवाए थे। सभी प्रमुख रास्तों पर सराय, धर्मशाला थी। बड़ी सरायों में व्यापारियों को सामान रखने की जगह भी मिलती थी। मध्यकाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जमीनी रास्ता रेशम मार्ग से जुड़ा था। बीजिंग से शुरू होने वाला यह रास्ता काशगर, समरकंद, बल्ख और काबुल से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था। समरकंद यूरोप, पेशावर बगदाद, फारस, मिस्र, चीन, भारत, अरब, सोमालिया। भारत के अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे। ये मुल्तान, कंधार, बगदाद और फरात नदी पार करके अलेप्पो, सीरिया तक जाता था। वहां से समुद्र के रास्ते यूरोप जाया जा सकता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 जहाज थे। 45 इतिहासकार अशिन दास गुप्ता के मुताबिक 17वीं सदी तक भारतीय समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग था। हजारों ऊंट खच्चर में दिल्ली लूट कर ले गया नादिर शाह 1760 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगे। 1734 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ईरानी सैनिक 6 घंटे तक घरों और दुकानों में घुसकर लूटपाट और खून खराबा करते रहे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के मुताबिक इस कत्लेआम में करीब 20,000 लोग मारे गए। उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने हार मान ली। उन्हें काबुल समेत कश्मीर से लेकर सिंध तक का इलाका नादिर शाह को देना पड़ा। 4 दिन तक दिल्ली में रुकने के बाद नादिर शाह उस्माने के 15 करोड़ रुपए नकद ले गया। इसके अलावा 300 हाथी और 10,000 घोड़ों में भरकर कीमती हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। इसमें मुगल बादशाहों का मयूर सिंहासन, कोहिनूर, दरिया नूर और ताज माह जैसे बेशकीमती हीरे शामिल थे। इतिहासकार माइकल एक्सोडी का मानना है कि अगर यह हमला न हुआ होता तो भारत में अंग्रेज़ों का राज शायद कभी न होता। अंग्रेज़ों ने नंबर ऑफ एन इकोनॉमी भारत को कंगाल बनाया। 17वीं सदी तक डच, अंग्रेज़ और फ्रेंच कंपनियां भारत आने लगी। उन्होंने बस्तियां बसाई और उनकी हिफाजत के लिए सैनिक जमा करने लगे। इसके बाद कमज़ोर पड़ चुके राजाओं और नवाबों को हराने लगे। इसके बाद शुरू हुए दमन और शोषण ने इंडियन इकोनॉमी को निचोड़ लिया। इकोनॉमिस्ट पॉल कैनेडी अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में लिखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा करीब 25% हुआ करता था। वह 200 सालों के ब्रिटिश काल में दशमलव में आ गया। लेखक और सांसद शशि थरूर लिखते हैं कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन सिर्फ 1.8% था, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग 23% थी। 200 साल भारत पर शासन करने के बाद 1940 तक दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10% हो गई, जबकि भारत दुनिया का तीसरा गरीब देश बन चुका था जो बेसहारा और भूखा था। अंग्रेजों ने किसानों की कमर कैसे तोड़ी? 1857 की क्रांति के बाद भारत पर सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। ब्रिटेन ने सिस्टमैटिक तरीके से भारत के सबसे बड़े सेक्टर किसानी और कपड़ा उद्योग को तबाह किया। तब ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में कपास अमेरिका से आता था। वहां 1871 में सिविल वॉर शुरू हुआ और सप्लाई ठप पड़ गई। ब्रिटेन ने भारत का रुख किया।
डिमांड बढ़ी तो 3 आने किलो बिकने वाला कपास 12 आने किलो हो गया। 1 रुपये में 16 आने होते थे। शशि थरूर, इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। लेखक शशि थरूर अपनी किताब इनग्लोरियस एम्पायर हार्ट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया में लिखते हैं कि ज़्यादा कपास उगाने के लिए किसान मोटा कर्ज लेने लगे। तभी 1865 में सिविल वॉर खत्म हुई और अमेरिका सप्लाई शुरू हो गई। नतीजतन अंग्रेज़ों ने भारत से कपास खरीदना कम कर दिया। साहूकार कपास खरीदने से मना करने लगे और किसान कर्ज में डूब गए। कर्ज न चुकाने पर उनकी ज़मीन नीलाम हो जाती। अब मजबूरी में किसान औने पौने दामों पर अंग्रेज़ों को कच्चा माल बेच देते। ये इंग्लैंड जाता, वहाँ कपड़ा बनता और भारत आकर महंगे दामों पर बिकता। कंपनी ने भारत का कपड़ा उद्योग तहस नहस कर दिया। इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक एक रिसर्च में बताती हैं कि 17वीं सदी में दुनिया का 25% कपड़ा भारत में बनता था। 1947 में अंग्रेज़ों के भारत से जाने तक यह घटकर सिर्फ 2% रह गया। जीडीपी 1764 से 1928 के बीच अंग्रेज़ों ने आज के हिसाब से भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की संपत्ति लूटी। ये भारत की मौजूदा जीडीपी से 12 गुना ज़्यादा है। भूख से मारे गए 6 करोड़ भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। मई 1942 में जापानी सेना ने बर्मा जीत लिया और अंडमान तक आ गई। अंग्रेज़ों को लगा कि अब बंगाल पर हमला होगा। अंग्रेज़ों ने वहाँ के घरों से अतिरिक्त राशन जब्त कर लिया ताकि जापानी सैनिकों को कुछ न मिले। बंगाल में भयंकर भूखमरी फैल गई। गांवों और खेतों में लाशें दिखाई देने लगीं। अक्टूबर 1942 में बंगाल में आए चक्रवात से पश्चिम मेदिनीपुर इलाके की फसल तबाह हो गई। ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की बैठक में 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की गई, लेकिन ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल बोले, खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। रिसर्च पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने बताया कि सूखा या फसल नष्ट होना 1943 के बंगाल अकाल का कारण नहीं था। यह अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों की देन था। माइक डेविस, लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट्स, ए नीरो फेमाइन्स एंड द मेकिंग ऑफ द थिंग वर्ल्ड। इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में भूख से मरने वालों की तुलना नाजी कैंप तथा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से की है। शशि थरूर लिखते हैं कि चर्चिल की नीतियों के कारण करीब 40 लाख बंगाली भूख से मर गए। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान करीब 6 करोड़ लोग भूख से मारे गए। नेहरू एरा सरकार ने कंपनियां शुरू की, इंडस्ट्रीज बनाई। आज़ादी के वक्त भारत की आबादी गरीब, कम पढ़ी लिखी, धार्मिक और सामाजिक मतभेदों से भरी थी। यहाँ से भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की रणनीति अपनाई। 1951 की पहली योजना का फोकस खेती और सिंचाई था, जिससे देश के अनाज की ज़रूरत पूरी की जा सके। भारत ने ग्रोथ रेट के तय टारगेट 2.8% से ज़्यादा 3.6% अचीव किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर फोकस बढ़ाया। प्राइवेट सेक्टर में पूंजी की कमी थी, इसलिए सरकार ने खुद कंपनियां खड़ी करनी शुरू की। नेहरू ने बिजली और स्टील को इकोनॉमी की नींव के रूप में पहचाना। बिजली के लिए 1954 में हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 680 फीट लंबे भाखड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। राउरकेला में जर्मनी, भिलाई में रूस और दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्टील प्लांट लगवाए। होक्स 60 लाख टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा। तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन की चाह ने एग्रीकल्चर फंड लगभग आधा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अनाज की कभी बद से बदतर हो गई और महंगाई बढ़ गई। अनाज इंपोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म कर दिया। 1962 में भारत चीन जंग ने हालात और ख़राब कर दिए। नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया। शास्त्री इंदिरा एरा हरित क्रांति हुई, लेकिन बदहाली जारी रही। भारत अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर था। इसका फायदा उठाकर अमेरिका भारत की विदेश नीति में दखल देता था। लाल बहादुर शास्त्री ने फिर से खेती पर ध्यान दिया। साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन ने बीजों की ऐसी किस्में तैयार की जो खूब पैदावार देती थीं। इसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद श्वेत क्रांति ने दूध का उत्पादन बढ़ा दिया। इंदिरा ने 6 जून 1966 को इंडियन करेंसी का 57% डिवैल्यूएशन कर दिया। रुपया 4.76 से गिरकर 7.74 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। इसका मकसद एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था। इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई।
20 जुलाई 1959 को 14 निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। खेती के लिए बैंकों से लोन देने में तेजी लाने के लिए ऐसा किया गया था। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में इंदिरा बुरी तरह हार गईं। जनता पार्टी सत्ता में आई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने काले धन पर नकेल कसने के लिए 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। सोना गिरवी रखकर देश का खर्च चलाना पड़ा। 1971 में देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। भारत के पास चंद दिनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। देश दिवालिया होने की कगार पर था। 30 मई 1991 को पहली बार देश का 20 टन सोना इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस को बेचना पड़ा ताकि 545 करोड़ रुपए का लोन मिल सके। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से 900 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले थे। शपथ से एक दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र ने एक फाइल दी तो राव के होश उड़ गए। उन्होंने नरेश चंद्र से पूछा, क्या देश की इकोनॉमी इतनी खराब है? नरेश बोले, नहीं सर, इससे ज़्यादा खराब है। विनय सीतापति हाफलाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिसिक ऑफ द ईयर। विनय सीतापति अपनी किताब होफलॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं, शपथ ग्रहण के 3 घंटे पहले राव ने मनमोहन सिंह को फ़ोन लगाया, उन्हें वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया और कहा, अगर सक्सेसफुल हुए तो इसका क्रेडिट हम दोनों को मिलेगा, अगर फेल हुए तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। 1999 के बाद भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गया। WS टोल स्टायर TLT बाइंटूथ टोनियो टावी ईटिंग ऑफ द एन 260EL 1991 में ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गया। कई सेक्टर्स में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। बदलावों का असर दिखा और भारत की ग्रोथ रेट 3-4% से बढ़कर 6-8% तक पहुंच गई। ग्लोबलाइजेशन के दौर में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जल्दी पैसा कमाने का जरिया बन गया। रामचंद्र एच पाटिल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों की स्थापना में मदद की, जिसने भारत के पूंजी बाजारों की सूरत बदल दी। साल 1999 से 2000 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट को जनेबल बनाकर और हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार रही जिसने गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनियों का सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन किया। वाजपेयी सरकार में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। मनमोहन दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो जीडीपी ग्रोथ 8-9% तक पहुंच गई। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। उनकी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के सीधे प्राइवेटाइजेशन की बजाय आईपीओ के जरिए 5% से 20% तक की हिस्सेदारी डाइल्यूट कर दी। 1991 के बाद हुए सुधारों का असर दिखने लगा। टाटा स्टील, एडिटिया बिरला ग्रुप। 2007 में टाटा स्टील आदित्य बिरला ग्रुप ने ब्रिटिश कंपनी अमेरिकी कंपनी कोरस खरीद ली, नोवेलिस खरीद ली। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर एयरटेल 2010 में, भारतीय एयरटेल ने जैन अफ्रीका कंपनी खरीद ली, को खरीद लिया। सभी आर्थिक सुधारों को बीएसई के सेंसेक्स के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। 30 कंपनियों वाला ये इंडेक्स 1991 के 1955 अंक से बढ़कर 2024 में 80,000 से ऊपर जा चुका है। मोदी ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तब देश की जीडीपी $1.9 ट्रिलियन थी। साल 2022 में इंग्लैंड को पछाड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अभी देश की जीडीपी करीब $399 ट्रिलियन है। एचओ 2024 में भारतीय शेयर मार्केट ने $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया। इससे यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 8% के करीब होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की जीडीपी अगले 3 सालों में $5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन हो जाएगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 186वें स्थान पर है। इस तरीके से भारत का हाल रहा देश में किया गलत किया सही हुआ। कमेंट्स करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो।